जब मैंने पहली बार एमा फ्रॉस्ट को देखा तो वो दीवार के कोने में सिकुड़कर बैठी हुई थी। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था, हाथ पैर कांप रहे थे और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने मेरी तरफ देखते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकती हूं, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? मैंने बिना कोई भाव दिखाए अपने मुंह में दबा सिगरेट जमीन पर फेंका और ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या मैं तुम्हें कोई हीरो लगता हूं? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर गहरी निराशा छा गई और वो चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन वो फिर मेरे सामने आ गई और इस बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। उसके चेहरे पर नए नए जख्म थे और हर गुजरते दिन के साथ उसकी पिटाई पहले से ज्यादा बेरमी से होने लगी। उसका चेहरा इतना सूज चुका था कि उसकी असली शक्ल पहचानना भी मुश्किल हो गया था। बाद में मैंने सच में उसे बचाया और उसके लिए मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ दे दिया। लेकिन उस वक्त जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मुझे उस पर दया से ज्यादा घिनाई थी। वो उम्र में टीनेजर थी, लेकिन उसका शरीर इतना दुबला पतला था जैसे कई दिनों से ठीक से खाना ही नहीं मिला हो। ऐसा लगता था कि तेज हवा का झोंका भी उसे गिरा देगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परेशान उसकी कमजोरी और डरपोक स्वभाव ने किया। स्कूल की कुछ मीन गर्ल्स उसे रोज परेशान करती थी, मारती थी, बेइज्जत करती थी और वो हमेशा कोने में दुबक कर कांपती रहती थी। उसने कभी पलटकर जवाब देने या फाइट बैक करने की कोशिश तक नहीं की। उसकी आंखों से बहते आंसू किसी डरी हुई हिरनी की तरह लग रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वो स्कूल की उन लड़कियों से बेहद डरती थी जो मुझसे पूरे एक सिर छोटी थी, लेकिन मुझसे नहीं डरती थी। मैं एक मोटरसाइकिल पर घूमने वाला लड़का था जिसके मुंह में हमेशा सिगरेट लटकी रहती थी। फिर भी उसने मुझसे मदद मांगी। मैं सिर्फ हंस पड़ा और कहा, मैं हीरो बनने वालों में से नहीं हूं। इतना कहकर मैंने बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मैं सिर्फ 16 साल का था, कानूनी तौर पर कोई नौकरी नहीं कर सकता था, इसलिए कोई काम भी नहीं था। पूरा दिन अपनी मोटरसाइकिल पर इस छोटे से शहर की गलियों में घूमता रहता था। कभी कहीं किसी के साथ नाइंसाफी होती दिख जाती तो 2-4 पंच मारकर वहां से निकल जाता था। जेब में सिर्फ थोड़े से पॉकेट मनी के पैसे होते थे जिनसे बड़ी मुश्किल से मेरा अपना गुजारा चलता था। इसलिए हीरो बनना मेरे बस की बात नहीं थी। हीरो बनने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और मैं खुद को ही मुश्किल से संभाल पा रहा था। किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाता? लेकिन एमा फ्रॉस्ट हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले दिन वो फिर मेरे सामने आ गई। मैं आराम से सिगरेट पी रहा था कि अचानक उसे देखकर चौंक गया। कल उसके चेहरे पर सिर्फ थप्पड़ का निशान था, लेकिन आज उसकी एक आंख पूरी तरह सूज चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने बिखरे हुए बालों और पुराने फटे हुए बैकपैक के साथ चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलती रही जैसे कोई साया हो। मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आखिर मैं क्या करता? क्या स्कूल में घुसकर उन सारी लड़कियों को पीट देता? वो चाहती तो किसी टीचर से शिकायत कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो बार बार सिर्फ मेरे पास ही चली आती थी। तीसरे दिन भी वो बिल्कुल सही समय पर मेरे सामने आ गई, जबकि मेरा खुद का कोई रूटीन नहीं था। मैं जहां भी जाता किसी न किसी तरह वो मुझे ढूंढ ही लेती थी। हर बार जब मैं उसे देखता तो पहले से ज्यादा हैरान हो जाता, क्योंकि उसकी हालत हर दिन बदतर होती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या उस स्कूल में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता? क्या वहां के टीचर्स अंधे थे? क्या उन्हें नहीं दिखता था कि इस लड़की को रोज बेरमी से बुली किया जा रहा है? उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि पहचानना मुश्किल था। और उसके पेरेंट्स कहाँ थे? क्या उन्हें अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी? चौथे दिन मैंने जाने से पहले उसे प्यार से सड़क के कोने पर बने पुलिस स्टेशन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे पास आने से बेहतर है वहां जाकर मदद मांगो। उस दिन उसका चेहरा इतना सूज चुका था कि उसके होंठ तक फट गए थे। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, अगर पुलिस भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं फिर अपनी बाइक लेकर निकल गया। 5वें दिन मैं पूरे शहर में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा। आधा पैकेट सिगरेट खत्म कर दिया, लेकिन एमा फ्रॉस्ट कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे लगा शायद आखिरकार उसने पुलिस या किसी टीचर से बात कर ली होगी और अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे दिल में हल्की सी उदासी होने लगी। बहुत समय बाद किसी ने मुझे जरूरतमंद समझा था। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिसे मेरी फिक्र हो, कोई मेरा इंतजार नहीं करता था, किसी को मेरी जरूरत नहीं थी। अगर मैं किसी दिन मर भी जाता तो शायद कोई पूछने तक नहीं आता। रात करीब 10 बजे मैं बाइक से घर लौट रहा था। शहर की झुग्गियों वाले इलाके से गुजरते हुए अचानक मैंने एमा फ्रॉस्ट को सड़क किनारे घुटनों के बल बैठे देखा। वो अपना पेट दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से उल्टियां कर रही थी। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और कुछ ही पल बाद
वो सड़क किनारे पड़े रेत के ढेर पर गिर पड़ी, बिल्कुल किसी लावारिस घायल कुत्ते की तरह। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं जैसे अपने आप उसके पास चला गया और उसे उठाकर अपने घर ले आया। मेरा घर बहुत छोटा था, बस एक बेडरूम और एक लिविंग रूम, कुल मिलाकर मुश्किल से 700-800 स्क्वायर फीट। घर में पुराने जमाने का टूटा फूटा सामान पड़ा था और अकेले रहने की वजह से वहां इंसानों जैसी कोई गर्माहट भी नहीं थी। एमा फ्रॉस्ट पहली इंसान थी जिसे मैं अपने घर लेकर आया था। वो सोफा पर सिकुड़कर लेट गई और जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके होंठ के किनारे से खून बहने लगा जो पुराने सोफा के कुशन में समा गया। मैं घबरा गया और तुरंत उसे सहारा देकर उठाया ताकि शहर के छोटे से क्लिनिक ले जा सकूं, लेकिन उसने बार बार सिर हिलाकर मना कर दिया। काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है, थोड़ी देर बाद मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। उस रात एमा फ्रॉस्ट नींद में ही रोती रही। आधी रात को वो किसी भयानक नाइटमेयर में फंस गई थी और चाहकर भी जाग नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसे तेज बुखार चढ़ गया। उसका सूजा हुआ चेहरा आग की तरह तपने लगा और पूरा शरीर भट्टी की तरह जल रहा था। मैं डर गया कि कहीं वो मेरे ही घर में मर न जाए, इसलिए पूरी रात गीले तौलिए से उसका शरीर पोंछकर उसका बुखार कम करने की कोशिश करता रहा। सुबह होने तक मैं उसके पास बैठा रहा और आखिरकार उसका बुखार उतर गया। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एमा फ्रॉस्ट सोफे पर सीधी बैठी हुई थी और खून से सने कुशन को घूर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे, जैसे बस गिरने ही वाले हों। वो सिर्फ एक खून का दाग था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो और अब अपनी सजा का इंतजार कर रही हो। मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, धो दोगी तो साफ हो जाएगा। मुझे उस दाग से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले की लड़ाइयों में मैं इससे कहीं ज्यादा खौफनाक नजारे देख चुका था। हाँ, एक चीज जरूर परेशान कर रही थी कि कल रात उसकी देखभाल करते करते मुझे पूरी रात उसी छोटे से सोफे पर सिकुड़कर सोना पड़ा था और मेरी कमर और कंधों में बुरी तरह दर्द हो रहा था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, पता नहीं उसकी कौन सी याद जाग गई कि एमा फ्रॉस्ट घबराकर तुरंत नीचे कूद गई। उसने चप्पल तक नहीं पहनी, जल्दी जल्दी सोफे का कुशन उठाकर सीने से लगा लिया और पूरे घर में नल ढूंढने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने सिर झुका लिया और बेहद शर्मिंदा होकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपकी चीज खराब कर दी। मैं इसे अभी साफ कर देती हूं। एमा फ्रॉस्ट इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि छोटी सी बात भी उसे डरा देती थी। वो हर शब्द बहुत संभल कर बोलती थी, जैसे उसे हर पल डर हो कि मैं अगले ही सेकंड डंडा उठाकर उसे मारने लगूंगा। उसे देखकर मेरे जैसा लड़का भी अंदर से उदास हो गया। मैंने बस बाथरूम की तरफ इशारा कर दिया। थोड़ी ही देर में अंदर से पानी बहने की आवाज आने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन एमा फ्रॉस्ट के आने के बाद पहली बार मुझे लगा कि इस घर में सचमुच कोई रहता है। स्कूल बुलिंग जैसी चीज इस छोटे से गरीब शहर में कोई नई बात नहीं थी। ज्यादातर पेरेंट्स बाहर काम करते थे, बच्चों पर किसी की निगरानी नहीं होती थी। कुछ बच्चे सिर्फ टाइम पास और बोरियत में दूसरों को सताते थे, और जो बच्चे कमजोर, शर्मीले या अकेले होते थे, उन्हें रोज रोज बेइज्जत किया जाता था। समय के साथ वो जुल्म और भी बढ़ता जाता था। दोपहर के बाद मेरी नींद खुली तो पूरे घर में खाने की खुशबू फैली हुई थी। सच कहूं तो मैं घर पर शायद ही कभी खाना बनाता था। एक तो मुझे कुकिंग आती नहीं थी और दूसरा मैं बहुत आलसी था। जो काम जैसे तैसे चल सकता था उसमें मेहनत करना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन एमा फ्रॉस्ट कमाल की कुक निकली। उसने सिर्फ साधारण टोफू सूप बनाया था, लेकिन उसका स्वाद इतना शानदार था कि मैंने लगातार 2 कटोरे खत्म कर दिए। खाना खाने के बाद मैंने बहाना बनाया कि मुझे दवाई खरीदने जाना है और घर से निकल गया। बाइक स्टार्ट करने के बाद पता नहीं क्यों मैंने पलटकर घर की तरफ देखा। एमा फ्रॉस्ट खिड़की के पास खड़ी मुझे जाते हुए देख रही थी। उसका शरीर इतना दुबला पतला था कि वो आधी खिड़की भी नहीं भर पा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उसे फिर से अकेला छोड़ दिया गया हो। मैं सीधे उसी जेफरसन मिडिल स्कूल पहुंचा जहां वो पढ़ती थी। स्कूल छुट्टी होने तक बाहर इंतजार किया और 5 दिन पहले जिन मीन गर्ल्स ने उसे परेशान किया था, उन्हें गेट के बाहर रोक लिया। मुझे देखते ही उन लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपते हुए पूछने लगी कि मुझे क्या चाहिए। मैंने बिना कुछ बोले प्लास्टिक रैप का एक रोल उनके सामने जमीन पर फेंक दिया। उसे देखते ही उनकी हालत और खराब हो गई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर आज के बाद तुम लोगों ने एमा फ्रॉस्ट को हाथ भी लगाया तो इसी प्लास्टिक रैप में तुम सबको सड़क के इस छोर से उस छोर तक लपेट दूंगा। समझ आई? मेरी बात सुनते ही वो डर के मारे कांपने लगी। जल्दी से प्लास्टिक रैप उठाया और बिना पीछे देखे वहां से भाग गई।
उन्हें सच में लगा कि मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। जिस दिन मेरी मुलाकात एमा फ्रॉस्ट से हुई थी, उसी दिन उन मीन गर्ल्स ने उसके सारे कपड़े उतरवाकर उसे प्लास्टिक रैप में लपेट दिया था और स्कूल के बाहर फेंक दिया था। आसपास भीड़ खड़ी तमाशा देख रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसी दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ लड़कियां किसी भी आदमी से कहीं ज्यादा क्रूर हो सकती हैं। लड़के गुस्से में आते हैं तो 2-4 पंच मारकर मामला खत्म कर देते हैं, लेकिन लड़कियां जब किसी को चोट पहुंचाती है तो सीधा उसके दिल और उसकी इज्जत पर वार करती है। उन्हें सिर्फ मारना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की पूरी रेपुटेशन बर्बाद करनी होती है। इतना सब झेलने के बावजूद एमा फ्रॉस्ट ने अपने घाव पूरी तरह भरने का भी इंतजार नहीं किया और फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसने मुझसे कहा कि उसे बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक दिन वो इस छोटे से शहर को छोड़कर जरूर चली जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, अभी मैंने इसकी मदद की है और ये अभी से मुझे छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल गलत नहीं थी। ये छोटा शहर पिछड़ी सोच और घुटन से भरा हुआ था। यहाँ के लोग पुराने ख्यालों में जीते थे। ऐसे शहर से बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू करना कौन नहीं चाहेगा। उन मीन गर्ल्स को चेतावनी देने के बाद आखिरकार एमा फ्रॉस्ट की जिंदगी धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगी। मुझे लगा था कि अब एमा फ्रॉस्ट कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसी रात करीब 10 बजे जब मैं घर लौटा तो आंगन में कदम रखने से पहले ही मेरी नजर कुर्सी पर सोई हुई एमा फ्रॉस्ट पर पड़ी। उसे वहां देखकर मेरे दिल का एक कोना अचानक नरम पड़ गया। सुबह घर से निकलते वक्त मैंने यही सोचकर दरवाजे पर ताला लगा दिया था कि अब वो कभी नहीं आएगी। तभी मेरी मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। मुझे देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके चेहरे पर इंतजार की कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ मुझे देखकर मिलने वाली सच्ची खुशी थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो इतनी खुश क्यों थी। मैं जानता था कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं था। आखिर कौन सा अच्छा लड़का पढ़ाई छोड़कर थक बनता है। अगर उसका सपना पढ़ लिख कर इस छोटे से शहर से निकलना था, तो उसे मेरे जैसे इंसान से जितना हो सके उतनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। मैंने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और अंदर चला गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद एहसास हुआ कि एमा फ्रॉस्ट अभी भी बाहर ही खड़ी थी। वो अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कुछ देर पहले उसके चेहरे पर जो खुशी थी, उसकी जगह अब घबराहट ने ले ली थी। उसके छोटे छोटे हाथ कसकर बंधे हुए थे। शायद वो मुझसे भी डरती थी। अगर डरती थी तो फिर बार बार मेरे पास क्यों चली आती थी। ठंडी चांदनी पूरे आंगन में फैली हुई थी। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थी और उनकी परछाइयां एमा फ्रॉस्ट के पीछे पड़ रही थी। उस रोशनी ने उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर अभी भी बाकी सूजन को और साफ दिखा दिया। तभी उसने धीरे से सिर उठाकर कहा, मैं आपसे नहीं डरती। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि शायद आपको मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगता। मैं दरवाजे के सहारे खड़ा होकर उसकी तरफ देखने लगा और पूछा, तो इस बार मुझसे क्या चाहती हो? एमा फ्रॉस्ट ने पूरी ईमानदारी से मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं यहां रह सकती हूं? मैं आपके लिए खाना बना दूंगी, घर साफ कर दूंगी, आपको जो भी चाहिए मैं सब कर दूंगी। उसकी आखिरी बात, जो भी चाहिए, सुनते ही जैसे आसपास की सारी आवाजें गायब हो गई। मैं कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। वो बार बार कह रही थी कि मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूं, लेकिन उसके पास था ही क्या? उसका दुबलापतला शरीर, फटेहाल जिंदगी और डरी हुई हिरनी जैसी आंखों के अलावा कुछ भी तो नहीं था। मेरा मन हुआ कि उसकी बात का मजाक उड़ाऊं, कोई ताना मारूं, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी लाल होती आंखें देखी, मेरे मुंह से एक भी कठोर शब्द नहीं निकला। उस पल मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और धीरे से सिर्फ इतना कहा, ठीक है। आज भी जब मैं उस पल को याद करता हूं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उस दिन मैंने उसे फिर से अंधेरे में धक्का नहीं दिया। मेरे उस एक ठीक है ने हम दोनों की जिंदगी बदल दी। एमा फ्रॉस्ट के आने के बाद पहली बार मेरा घर सच में घर जैसा लगने लगा। दिन में तीनों वक्त वो मेरे लिए साधारण लेकिन बेहद स्वादिष्ट खाना बनाती। चाहे मैं कितनी भी देर से घर लौटूं, वो हमेशा लाइट जलाकर मेरा इंतजार करती रहती। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि वो जरूरत से भी ज्यादा शरीफ थी, इतनी ज्यादा कि वो सामान्य भी नहीं लगती थी। मैंने स्कूल के बाहर बहुत सी लड़कियां देखी थी। वो हंसती थी, शोर मचाती थी, बेफिक्र होकर बातें करती थी और अपनी उम्र की ऊर्जा से भरी रहती थी। लेकिन एमा फ्रॉस्ट बिल्कुल अलग थी। वो या तो घर का काम करती रहती या फिर अपनी किताबों में डूबी रहती। इतनी शांत कि कई बार लगता ही नहीं था कि घर में कोई और भी है। ऐसा लगता था जैसे वो जानबूझकर अपनी मौजूदगी छुपाने की कोशिश करती हो, बिल्कुल किसी कमजोर जानवर की तरह जो शिकारी से बचने के लिए खुद को दुनिया की नजरों से गायब कर देता है।
हमारे पड़ोस में भी उसकी उम्र की एक लड़की रहती थी। एक बार उसके हाथ में छोटा सा कांटा चुभ गया था और वो इतना रोई कि उसकी मां लाख समझाने के बाद भी चुप नहीं करा पाई। लेकिन जब मैं एमा फ्रॉस्ट को देखता था तो लगता था कि उसके आंसू भी आवाज नहीं करते। जिस रात मैं उसे सड़क किनारे मिला था, उसे तेज बुखार था। जब वो बेहोश थी, मैंने उसका मुंह खोलकर देखा तो अंदर का मांस पूरी तरह फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा हो और उसके दांत उसके ही होठों को चीर गए हों। उसकी गर्दन पर एक के बाद एक नीले निशान थे। उसके फीके पड़े स्कूल यूनिफॉर्म पर जूतों के हल्के हल्के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। किसी ने उसे पेट में बेरमी से लात मारी थी, इसलिए वो सड़क किनारे घुटनों के बल बैठकर उल्टियां कर रही थी। लेकिन इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी उसने एक बार भी दर्द से चीख नहीं मारी। वो बस चुपचाप सड़क किनारे लेट गई थी, जैसे मौत का इंतजार कर रही हो। उस रात के बारे में हमने कभी बात नहीं की। एमा फ्रॉस्ट उसे याद नहीं करना चाहती थी और मुझे भी किसी के पुराने घाव कुरेदने की आदत नहीं थी। हाँ, एक अच्छी बात जरूर हुई। उस दिन के बाद उन मीन गर्ल्स ने कभी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। इसी तरह पूरा एक महीना गुजर गया। फिर एक गर्म और सुहानी वीकेंड की सुबह जब मैं घर लौटा तो कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं गलत घर में आ गया हूं। धूप की हल्की किरणों के बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की चुपचाप डेस्क पर बैठी अपना होमवर्क कर रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो पूरे ध्यान से एक एक अक्षर बहुत संभाल कर लिख रही थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं तो कभी एमा फ्रॉस्ट का असली चेहरा देख ही नहीं पाया था। जिस दिन से वो मेरी जिंदगी में आई थी, हर बार उसका चेहरा चोटों और सूजन से भरा हुआ था। मैंने हमेशा यही समझा कि वो शायद साधारण या बदसूरत लड़की है, लेकिन जब उसके सारे जख्म भर गए तब मुझे पता चला कि बिना उन चोटों के एमा फ्रॉस्ट बेहद खूबसूरत थी। हमारी वो शांत जिंदगी सिर्फ 2 महीने ही चल पाई। उस रात जब मैं हमेशा की तरह देर से घर लौटा तो सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का कांच वाला दरवाजा पूरी तरह टूटा हुआ था। किसी ने उसे लात मारकर अंदर घुसने की कोशिश की थी। कमरे के अंदर टेबल कुर्सियां उल्टी पड़ी थी। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था और सबसे डरावनी बात, एमा फ्रॉस्ट कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। पूरे घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। यहां तक कि रसोई के नल से टपकती पानी की बूंदों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। घर की हालत देखने की बजाय सीधा बाहर भागा और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, एमा फ्रॉस्ट। तभी पड़ोस वाले अंकल दीवार के ऊपर से झांकते हुए शर्मिंदा आवाज में बोले, आज दोपहर एक शादीशुदा आदमी और उसकी बीवी आए थे। उन्होंने तुम्हारे घर का कांच तोड़ दिया और उस लड़की को जबरदस्ती घसीटकर अपने साथ ले गए। मेरी पत्नी घर पर अकेली थी, इसलिए डर के मारे बाहर नहीं निकल सकी। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया, बाइक का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से घुमाया और वहां से बिजली की तरह निकल पड़ा। इस छोटे से शहर में रात होते ही सब कुछ शांत हो जाता था। लोग काम खत्म करके अपने अपने घर चले जाते थे। सड़कें लगभग खाली रहती थी और इक्का दुक्का ठेले वाले ही कहीं दिखाई देते थे। मैं बिना किसी दिशा के पूरे शहर में घूम रहा था, क्योंकि मुझे तो ये तक नहीं पता था कि एमा फ्रॉस्ट का घर कहाँ है। उसने कभी बताया नहीं और मैंने भी कभी पूछा नहीं। सच तो यह था कि मैं उसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन किस्मत भी कभी कभी अजीब खेल खेलती है। जिस तरह पहली बार वो मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गई थी, उसी तरह इस बार भी जैसे तकदीर मुझे उसके पास ले जा रही थी। कई साल बाद एमा फ्रॉस्ट ने कहा था कि उस दिन मैं उसके लिए भगवान की भेजी हुई उम्मीद था। तभी दूर से एक आदमी की गालियां और डंडे की आवाज सुनाई दी। एक अधेड़ आदमी हाथ में मोटा डंडा लिए एमा फ्रॉस्ट को बेरमी से पीट रहा था। वो चीखते हुए कह रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई फिर से स्कूल जाने की बात करने की? आज तुझे जान से मार दूंगा। तेरा बाप तेरे भले के लिए ही सब कर रहा है। लड़की होकर पढ़ाई करके क्या करेगी? आखिर में शादी ही तो करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में नौकरी दिलवाने के लिए मैंने कितनी मिन्नतें की हैं। तेरी उम्र कम थी, इसलिए तेरे आईडी में बर्थ डेट तक बदलवाई। लोगों को कितनी दावतें दी, कितने पैसे खर्च किए, और तू है कि मेरी बात मानती ही नहीं। बिल्कुल अपनी मरी हुई मां जैसी जिद्दी है। आज तेरी ये बेकार रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। उसके पास खड़ी औरत सिर्फ बातें बना रही थी, लेकिन उस आदमी को रोकने की एक भी कोशिश नहीं कर रही थी। और एमा फ्रॉस्ट, वो बिल्कुल बेजान मूर्ति की तरह खड़ी थी। ना भाग रही थी, ना खुद को बचा रही थी, बस चुपचाप मार खा रही थी, जैसे उसकी आत्मा पहले ही मर चुकी हो। उस पुराने जर्जर मकान की खिड़कियों और अंधेरे कोनों से कुछ लोग झांक रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि नीचे आकर उसे बचा सके।
पूरी गली में सिर्फ उस आदमी की गालियां और डंडे के उसकी हड्डियों पर पड़ने की आवाज गूंज रही थी। मैंने बाइक का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से घुमा दिया ताकि इंजन की गरज पूरे इलाके में सुनाई दे। फिर सीधे उसी आदमी की तरफ बाइक दौड़ा दी। आवाज सुनकर एमा फ्रॉस्ट ने मेरी तरफ देखा। कुछ पल के लिए वो जैसे यकीन ही नहीं कर पाई कि मैं सच में आ गया हूं। अगले ही पल उसकी आंखों से बारिश की तरह आंसू बहने लगे। वो औरत घबराकर उस आदमी को पीछे खींचने लगी और मुझे पागल कहकर गालियां देने लगी। मैंने बाइक से उतरते ही पास पड़ा मोटा डंडा उठाया और बिना एक सेकंड सोचे सीधे उस आदमी पर वार कर दिया। वो भी गुस्से में डंडा उठाकर मुझ पर टूट पड़ा। उसकी बीवी हमें रोकने की बजाय मुझे ही निर्दयी कहकर चिल्ला रही थी, लेकिन मैं उस बूढ़े आदमी से कहीं ज्यादा तेज था। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत खराब हो गई। उसके सिर से खून बहने लगा। तब उसकी बीवी गालियां छोड़कर रोने लगी और पूरी गली में चिल्लाने लगी, बचाओ, किसी ने मेरे आदमी को मार डाला, पुलिस बुलाओ। और इस पूरे हंगामे के बीच एमा फ्रॉस्ट अभी वही खड़ी थी, जैसे सदमे ने उसके शरीर से सारी ताकत छीन ली हो। सुबह होने तक पुलिस आ गई और हम सबको थाने ले जाया गया। छोटे से उस पुलिस स्टेशन में सिर्फ 2-3 पुलिस वाले थे। उनमें से एक जवान ऑफिसर जम्हाई लेते हुए मेरे सामने बैठा और बोला, लड़ाई क्यों की? मैंने शांत आवाज में कहा, इसने मेरा घर तोड़ दिया। उसने आलस से लिखना शुरू किया और फिर उस आदमी से पूछा, तुमने इसका घर क्यों तोड़ा? सिर से बहता खून पकड़कर बैठा वो आदमी मुझे नफरत से घूरने लगा और बोला, इस हरामजादे ने मेरी बेटी को बहका लिया है। मेरी बेटी अभी सिर्फ 7th ग्रेड में पढ़ती है और इस कमीने ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैं इसे पीट पीट कर मार भी दूं तो गलत नहीं होगा। अपनी गलती छुपाने के लिए वो अपनी ही बेटी की इज्जत पर कीचड़ उछालने से भी नहीं झिझका। उसकी बात सुनकर पुलिस वाले हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे और फिर बोले, अगर वो उसकी बेटी है तो तुम उसके घर के मामले में बीच में क्यों पड़े? एमा फ्रॉस्ट थाने के हॉल में लगी ठंडी लोहे की बेंच पर चुपचाप बैठी थी। उसके ऊपर लगी सफेद तेज लाइट सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर कोई नया जख्म दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था, क्योंकि उस आदमी के सारे डंडे उसके शरीर पर पड़े थे और वो अंदर से असहनीय दर्द सह रही थी। उसके बगल में बैठी औरत ऊपर से तो उसकी मां होने का नाटक कर रही थी, लेकिन चुपके से उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था ताकि वो मुंह न खोल सके। उसकी नजर बार बार मेरी तरफ जा रही थी। वहां मौजूद हर इंसान जानता था कि इस पूरे मामले में सबसे अहम गवाही एमा फ्रॉस्ट की थी। अगर मामला मारपीट का साबित होता तो फाइन भरना पड़ता और उसके माँ बाप किसी भी हालत में वो पैसे नहीं देना चाहते थे। वो पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डालना चाहते थे। मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं था। कुछ $100 ही मेरे और एमा फ्रॉस्ट के पूरे महीने का खर्च चलाने के लिए काफी होते थे। अगर पहले वाला मैं होता तो आखिरी सांस तक बहस करता और चाहे कुछ भी हो जाए, ये जुर्माना अपने सिर कभी नहीं लेता। लेकिन उस दिन जब मैंने एमा फ्रॉस्ट की हालत देखी तो मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, क्योंकि मुझे पता था अगर ये फाइन उसके बाप पर पड़ा तो घर लौटने के बाद वो उसे शायद जान से मार देगा। मैंने दांत भींचे और सारी गलती अपने ऊपर लेने ही वाला था कि तभी एमा फ्रॉस्ट अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में पुलिस ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, इन्होंने मेरे मामले में दखल नहीं दिया। मेरे पिता मुझे हमेशा मारते हैं। इन्होंने सिर्फ मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने घर रहने दिया था। हमारा आपस में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। उसकी बात पूरी होते ही उसकी मां गुस्से से उठी और पूरे जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। पागल लड़की, किसने कहा था इतनी बकवास करने को? थप्पड़ लगते ही एमा फ्रॉस्ट घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और गाल पर उभरा लाल निशान देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखें डरी नहीं। वो जिद के साथ ऑफिसर्स की तरफ देखती रही और बोली, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखाती हूं। इससे पहले कि उसकी मां उसे रोक पाती, उसने झटके से अपनी शर्ट ऊपर उठा दी। उसके दुबले पतले शरीर पर बैंगनी, लाल और नीले पड़े अनगिनत चोटों के निशान एक दूसरे के ऊपर फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का कोई हिस्सा बिना जख्म के बचा ही नहीं हो। वो नजारा इतना दर्दनाक था कि कमरे में मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए खामोश हो गया। बाद में एमा फ्रॉस्ट ने बताया कि 10 साल से भी ज्यादा समय में ये पहली बार था जब उसने अपने लिए आवाज उठाई थी। भले ही वो पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन उसका इतना साहस ही काफी था। कुछ देर पहले तक जम्हाई लेने वाले पुलिस ऑफिसर्स अब पूरी तरह गंभीर हो चुके थे। दूसरी तरफ उसका बाप पल भर में अपना रंग बदल चुका था। जो आदमी अभी कुछ देर पहले उसे बेरमी से पीट रहा था,
वही अब रोने का नाटक करते हुए बोला, ऑफिसर, मैं अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था। ये मेरी इकलौती बेटी है, लेकिन ये पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। पूरे दिन गुंडों के साथ घूमना चाहती है। मैं भी इसकी फिक्र करता हूं। उसकी बीवी भी तुरंत जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, कौन से माँ बाप अपने बच्चों को नहीं मारते? डांट फटकार और मार से ही बच्चे सुधरते हैं। बच्चे खुद क्या सही गलत समझते हैं? जब हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तब सुबह के 4 बज चुके थे। काफी देर तक रोने धोने और बहाने बनाने के बाद आखिरकार पुलिस ने फ्रॉस्ट परिवार पर $200 का फाइन लगाया। पैसे भरने के बाद उन्हें जाने दिया गया। जाते जाते दोनों ऑफिसर्स के सामने बार बार सिर झुकाकर माफी मांगते रहे और वादा करते रहे कि अब से एमा फ्रॉस्ट को ठीक से रखेंगे, उसे दोबारा नहीं मारेंगे। ऑफिसर्स ने भी उन्हें कुछ चेतावनियां दी, लेकिन मैं पूरे समय सिर्फ एमा फ्रॉस्ट को देखता रहा। जिस पल पुलिस ने कहा कि बच्चों को मारना हो तो बस हद में मारना चाहिए, उसी पल मैंने उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद भी बुझते हुए देख ली। उसका पूरा शरीर किसी जिंदा लाश की तरह था। उसका बाप उसे हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहा था और मैं बस उनकी दूर जाती परछाइयों को देखता रह गया। तभी पूछताछ करने वाले ऑफिसर ने मुझे एक सिगरेट देते हुए कहा, लड़के, मेरी मानो तो इस परिवार के मामलों से दूर रहो। ये मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। उसी दिन मुझे पहली बार समझ आया कि जिस दिन एमा फ्रॉस्ट मेरे पास मदद मांगने आई थी, वो सिर्फ स्कूल की मीन गर्ल्स से बचने के लिए नहीं आई थी। असली वजह उसका अपना घर था। पुलिस ने बताया कि उन्हें उसके साथ होने वाली डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पहले से पता था। झुग्गियों में रहने वाले सभी लोग बुरे नहीं होते। कई बार आधी रात को उसके रोने और डंडों की आवाज सुनकर पड़ोसी पुलिस को बुला देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती, डंडा गायब कर दिया जाता, एमा फ्रॉस्ट को जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया जाता और उसके माँ बाप रोने धोने का नाटक शुरू कर देते। पुलिस चाहकर भी हर बार कुछ नहीं कर पाती थी। कानून के हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस साबित करने के लिए कुछ तय कानूनी सबूत चाहिए होते हैं। एमा फ्रॉस्ट के शरीर पर मौजूद भयानक चोटें देखने में जितनी डरावनी थी, हॉस्पिटल की जांच में शायद वो माइनर इंजरी की कानूनी सीमा तक भी नहीं पहुंचती। और अगर पुलिस स्टेशन में उसके माँ बाप चुप भी हो जाते तो घर लौटने के बाद कौन जानता था कि वो निर्दयी पति पत्नी उसके साथ पहले से भी ज्यादा बेरहमी न करे। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं जिनकी जिंदगी शुरू से ही नर्क बन जाती है। वो खुद भी उस नर्क से बाहर नहीं निकल पाते और कई बार उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले लोग भी बेबस रह जाते हैं। करीब 15 दिन बाद मेरी मुलाकात फिर से एमा फ्रॉस्ट से हुई, लेकिन इस बार वो मुझे ढूंढने नहीं आई थी, बल्कि मैं खुद उसे ढूंढते हुए जेफरसन हाई के गेट तक पहुंचा था। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और वो बिना किसी एहसास के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे उसकी आत्मा पहले ही कहीं खो चुकी हो। मैंने अपनी मोटरसाइकिल उसके सामने रोक दी। कुछ पल बाद उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने सिर्फ इतना कहा, बैठ जाओ। मुझे लगा वो पहले की तरह बिना कुछ कहे पीछे बैठ जाएगी, लेकिन इस बार उसने धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। उनमें ना डर था, ना उम्मीद, ना कोई भावना। हम दोनों कई मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे। वो टस से मस नहीं हुई। आखिर मैं बाइक से उतरा और बिना उसकी इजाजत का इंतजार किए उसे गोद में उठाकर पीछे बिठा दिया। सिर्फ 15 दिनों में ही वो पहले से भी ज्यादा दुबली हो चुकी थी। मैं उसे अपने घर ले आया। मेज पर रखे स्टीम्ड बंस की तरफ इशारा करते हुए मैंने पूछा, भूख लगी है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उन्हें पैन में गर्म किया और उसके सामने रख दिया। फिर धीरे से कहा, पहले पेट भरकर खाओ, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन एमा फ्रॉस्ट ने मास्क तक नहीं उतारा। वो बस उन बंस को घूरती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू एक एक करके गिरने लगे। आखिरकार उसने अपना सिर मेज पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, अब मुझे ढूंढने मत आना। मैं बहुत बदकिस्मत हूं। जो भी मेरे करीब आता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। मुझे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम मुझे बचाने की कोशिश करोगे तो सिर्फ खुद मुसीबत में पड़ोगे। मुझे कभी किसी को दिलासा देना नहीं आया था। अकेले रहने की आदत ने मुझे ऐसा बना दिया था कि अपना हर दर्द हमेशा अपने अंदर ही दबाकर रखता था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसके आंसुओं ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने एक कुर्सी खींचकर उसके पास रखी और धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाने लगा। काफी देर बाद जाकर उसका रोना थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने पहली बार मुझे अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। एमा फ्रॉस्ट का बचपन किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जब से उसे होश आया था तब से लेकर आज तक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिर्फ एक ही था, मार खाना। उसके शरीर के घाव भरते भी नहीं थे,
कि नए घाव बन जाते थे। 10 साल से ज्यादा की उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी याद बस यही थी। बचपन में तो उसे ये तक समझ नहीं आता था कि उसे आखिर मारा क्यों जा रहा है। वो बोली, शायद इसलिए क्योंकि मेरी मां को मारा जाता था, इसलिए मुझे भी मार पड़ती थी। उसका पिता एक ठग था। जवानी में वो एक गैंग बॉस के लिए गुंडागर्दी करता था। उसे कोई हुनर नहीं आता था, बस लोगों को पीटना ही उसकी पहचान थी। लेकिन गैंग के लिए काम करना भी आसान नहीं था। कमाई बहुत कम होती थी और गलती होने पर खुद भी खूब मार खानी पड़ती थी। दूसरी तरफ उसकी मां एक हेयर सैलून में काम करने वाली लड़की थी। गरीब परिवार से होने की वजह से उसे बहुत छोटी उम्र में काम करना पड़ा। ईमानदारी की नौकरी से गुजारा नहीं होता था, इसलिए सैलून में काम करने लगी। वही एक दिन उसके पिता बाल कटवाने और हेयर वॉश करवाने पहुंचे। कई बार आने जाने के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया। उसके पिता ने कुछ $1000 देकर उसकी कॉन्ट्रैक्ट छुड़वाई और फिर बिना कुछ सोचे समझे दोनों ने शादी कर ली। लेकिन वो शादी शुरू से ही गलत फैसला थी। शादी के बाद दोनों को समझ आया कि उनकी सोच, उनका स्वभाव और उनकी जिंदगी किसी भी तरह एक दूसरे से मेल नहीं खाते। छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। बाहर जब भी उसके पिता किसी से पिटकर घर लौटते, अपना सारा गुस्सा एमा फ्रॉस्ट की मां पर निकालते। शुरू में उसकी मां विरोध करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने मार खाना अपनी किस्मत मान लिया। शादी के ठीक 10 महीने बाद एमा फ्रॉस्ट का जन्म हुआ। जिस दिन वो पैदा हुई, उसी दिन उसके पिता किसी से लड़कर शराब पीकर घर लौटे और प्रसव पीड़ा से तड़प रही उसकी मां को बेरमी से पीटने लगे। मरने जैसी हालत में भी उसकी मां ने उसे जन्म दिया। लेकिन उसी दिन से एमा फ्रॉस्ट की असली दुस्वप्न जैसी जिंदगी शुरू हो गई। दूसरे बच्चे मां का दूध पीकर बड़े होते हैं और अगर मां का दूध न मिले तो उन्हें फॉर्मूला मिल्क मिल जाता है। लेकिन एमा फ्रॉस्ट के हिस्से में सिर्फ चावल का माड़ आया, इसलिए वो बचपन से ही बेहद दुबली पतली रही और उसकी सेहत कभी ठीक नहीं रही। कुछ साल बाद क्राइम क्रैकडाउन शुरू हुआ और कई क्रिमिनल गैंग्स खत्म कर दी गई। उसका पिता बेरोजगार होकर घर बैठ गया। अब उसके पास ना काम था, ना पैसे। ऐसे में अपनी मर्दांगी दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा, अपनी पत्नी को पीटना। जब एमा फ्रॉस्ट सिर्फ 2 या 3 साल की थी, तब वो डर के मारे रो पड़ती थी। उसका पिता उसे गोद से उठाकर घर के बाहर फेंक देता था। ऐसा बार बार हुआ, जब तक कि उसने रोना ही छोड़ नहीं दिया। उसकी मां उसे हमेशा समझाती थी, अगली बार अगर वो मुझे मारे तो मत रोना, कहीं छिप जाना, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। उसके बाद चाहे उसके पिता उसकी मां को कितनी भी बेरमी से पीटते, एमा फ्रॉस्ट कभी आवाज नहीं करती थी। वो पुराने किचन के कोने में छिपकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती। आंसू बहते रहते, लेकिन एक भी सिसकी बाहर नहीं निकलती। जब एमा फ्रॉस्ट सिर्फ 8 साल की थी, तब उसकी मां की मौत हो गई। उस दिन उसका पिता नशे में था। गुस्से में उसने एक जोरदार मुक्का उसकी मां की कंठी पर मारा और उसी एक पंच ने उसकी जान ले ली। शक से बचने के लिए उसने थोड़े से पैसे खर्च करके जल्दी जल्दी उसकी लाश दफना दी। ना कोई अंतिम संस्कार हुआ, ना कोई रस्म। छोटे शहरों में कई बार इंसानों की जिंदगी इतनी सस्ती होती है कि किसी की मौत भी बस एक मामूली घटना बनकर रह जाती है। उस छोटे से शहर में लगभग हर कोई गरीब था और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। वहां के लोग हमेशा यही सोचते थे कि जितनी कम मुसीबत हो उतना अच्छा है। इसलिए अगर किसी को किसी घर का सच भी पता होता, तब भी कोई बीच में नहीं पड़ता था। आखिर पूरी जिंदगी उसी शहर में रहना था और कोई भी किसी पागल आदमी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। एमा फ्रॉस्ट की मां के मरने के बाद घर का सारा गुस्सा उसी पर निकलने लगा। स्कूल की फीस भरनी हो, यूनिफॉर्म खरीदनी हो या खाने पीने का खर्च हो, हर बात पर उसे मार पड़ती थी। बस उसके मुंह से एक शब्द निकलना चाहिए था और अगले ही पल उस पर डंडे बरसने लगते थे। धीरे धीरे एमा फ्रॉस्ट ने बोलना ही लगभग छोड़ दिया। उसे ना बात करना पसंद था और ना ही बात करने की हिम्मत बची थी। लेकिन उसकी ये खामोशी भी उसकी जिंदगी आसान नहीं बना सकी, बल्कि हालात और बदतर हो गए। घर में उसका पिता उसे रोज पीटता था और स्कूल भी उसके लिए किसी सुरक्षित जगह से कम नहीं था। वहां के बच्चे उसकी फटी हुई यूनिफॉर्म देखकर उसे भिखारिन कहकर चिढ़ाते थे। उसके बिखरे और कई दिनों से ना धुले बालों का मजाक उड़ाते थे। उसकी डेस्क मेट पूरे क्लास में अफवाह फैला देती कि उसके शरीर से बदबू आती है। अगर क्लास में किसी की कोई चीज खो जाती तो बिना सबूत के सबकी नजरें सीधे एमा फ्रॉस्ट पर टिक जाती, जैसे चोर वही हो। उन दिनों उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ किसी तरह एक एक दिन जिंदा रहने की जद्दोजहद बन चुकी थी। फिर भी वो हर दिन खुद से यही कहती कि अगर वो मेहनत से पढ़ाई करेगी, किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में पहुंच जाएगी और एक दिन इस शहर से निकल जाएगी, तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है।
यही उम्मीद उसे जिंदा रखे हुए थी। लेकिन किस्मत जैसे हर बार उसके खिलाफ ही खड़ी रहती थी। कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली मां बाहर से बहुत समझदार और मीठा बोलने वाली औरत लगती थी, लेकिन अंदर से वो बेहद खतरनाक थी। वो खुद कभी एमा फ्रॉस्ट को हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन हर रोज उसके पिता को भड़काकर उससे मार खिलवाती थी। एमा फ्रॉस्ट ने बताया कि उसकी सौतेली मां हमेशा अपना बच्चा चाहती थी, लेकिन उसके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि एक और बच्चे का खर्च उठा सके। इसलिए वो चाहती थी कि एमा फ्रॉस्ट किसी तरह मर जाए ताकि उसकी जगह उसका अपना बच्चा आ सके। लेकिन कुछ समय बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। अब वो एमा फ्रॉस्ट को मारना नहीं चाहती थी। उसकी नई योजना थी कि एमा फ्रॉस्ट पढ़ाई छोड़ दे और नौकरी करके उन दोनों का खर्च उठाए। लेकिन एमा फ्रॉस्ट किसी भी कीमत पर पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके लिए पढ़ाई ही इस नर्क से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता थी। इसलिए उसने लाखों जुल्म सहने के बाद आखिरकार मजबूर होकर मेरी मदद मांगी। उसने मुझे बताया, जिस दिन मैं तुम्हारे पास आई थी उस दिन मेरे पिता ने मेरे पेट पर ईंट दे मारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे अंदरूनी अंग फट जाएंगे। अगर उस दिन तुम मुझे अपने घर नहीं लाते तो शायद मैं उसी दिन मर जाती। फिर वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, शायद अगर मैं उसी दिन मर जाती तो मेरे लिए वही बेहतर होता, लेकिन उसी दिन तुम मेरी जिंदगी में आ गए। उसकी बात सुनकर मैंने बिना एक पल सोचे उससे कहा, अब से तुम मेरे घर पर रहोगी और अपनी पढ़ाई भी जारी रखोगी। मेरी बात सुनते ही उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यह फैसला मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था। मेरी कोई नौकरी नहीं थी, पॉकेट मनी से ही मेरा गुजारा होता था, लेकिन मैं उसे बचाकर फिर उसी नर्क में वापस नहीं भेज सकता था। मैंने धीरे से उसके चेहरे से मांस हटाया। उसके होंठ का किनारा बुरी तरह फटा हुआ था और घाव देखकर मेरा दिल कांप उठा। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैं उसका चेहरा देख रहा हूं, वो घबरा गई। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और रोते हुए बोली, मत देखो, प्लीज मत देखो। उसी पल मेरे अंदर उसके लिए दया नहीं बल्कि उसे हर हाल में बचाने की ठान लेने वाला एहसास पैदा हो गया। मैंने उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया और धीरे से कहा, बस दिल लगाकर पढ़ाई करो, एक दिन तुम इस जगह से जरूर निकल जाओगी। उस दिन एमा फ्रॉस्ट बहुत देर तक रोती रही। पहली बार मैंने उसे जोर जोर से रोते हुए सुना। इस बार उसने अपने आंसुओं को नहीं रोका। वो खुलकर रोई, दर्द के साथ रोई, लेकिन कई सालों में पहली बार आजादी से रोई। हालांकि उसे अपने घर में रखना बिल्कुल आसान नहीं था। डेविड फ्रॉस्ट के पास अब कोई काम नहीं था। उसने अपनी पूरी उम्मीद एमा फ्रॉस्ट पर टिका रखी थी। उसने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के मालिक से सौदा कर लिया था। उसने रिश्वत देकर एमा फ्रॉस्ट के आईडी में उसकी उम्र बढ़वा दी थी ताकि उसे फैक्ट्री में काम पर लगाया जा सके और उससे पैसे कमाए जा सके। उसकी योजना थी कि जैसे ही एमा फ्रॉस्ट 1 साल और बड़ी हो जाएगी, वो उसकी शादी फैक्ट्री ओनर के मानसिक रूप से कमजोर बेटे से कर देगा। बदले में फैक्ट्री ओनर उसे मोटी ब्राइड प्राइज देगा। उसके लिए एमा फ्रॉस्ट कोई बेटी नहीं बल्कि कर्ज चुकाने और पैसा कमाने का सामान थी। अगर वो पढ़ाई करती रहती तो उसके ऊपर खर्च होता, लेकिन अगर उसे बेच दिया जाए तो एक साथ 2 फायदे हो जाते। इसी वजह से वो उसे किसी भी हालत में स्कूल नहीं जाने देना चाहता था। एमा फ्रॉस्ट मेरे घर आए अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए थे कि डेविड फ्रॉस्ट हाथ में लोहे की रॉड लेकर मेरे घर पहुंच गया। उस समय दिन था और किस्मत से एमा फ्रॉस्ट स्कूल गई हुई थी, लेकिन मुझे पहले से अंदाजा था कि वो जरूर आएगा। इसलिए पिछले कई दिनों से मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ रोज घर पर ही उसका इंतजार कर रहा था। डेविड फ्रॉस्ट जुए का पागल था। उसे हमेशा लगता था कि अगली बाजी में वो करोड़पति बन जाएगा। इसलिए वो दिन रात कैसीनो में पड़ा रहता था। शायद लगातार कई दिनों तक जुआ खेलने की वजह से उसे ये तक पता नहीं चला कि एमा फ्रॉस्ट घर वापस ही नहीं आई। लेकिन जैसे ही उसकी जेब खाली हुई, उसे अचानक अपनी बेटी याद आ गई, क्योंकि अब उसे बेचकर फिर से पैसे कमाने थे। दोपहर करीब 1 बजे अचानक आंगन से जोर जोर की धमाकों की आवाज आने लगी। बाहर कोई लगातार गालियां देते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम सबने अपने अपने डंडे उठाए और दरवाजे के दोनों तरफ छिपकर खड़े हो गए। बाहर डेविड फ्रॉस्ट पूरी तरह शराब के नशे में था। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था, लेकिन हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड से मेरे नए लगे ग्लास डोर को तोड़ता जा रहा था। इतना ही नहीं, उसने मेरी मोटरसाइकिल भी लात मारकर गिरा दी और जो भी सामने आ रहा था उसे तोड़ते हुए जोर जोर से गालियां बक रहा था। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, हम सब एक साथ उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में हमने उसे बुरी तरह पीट दिया।
डेविड फ्रॉस्ट दर्द से चीखने लगा। मैंने अपना डंडा उसके गले पर रख दिया और ठंडी आवाज में कहा, अगर आज मैंने तुझे यही मार भी डाला तो इसे सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। यहां मौजूद हर आदमी इसकी गवाही देगा। और वैसे भी मैं अभी नाबालिग हूं। डेविड फ्रॉस्ट शराबी जरूर था, लेकिन बेवकूफ नहीं। वो पहले खुद भी गुंडागर्दी कर चुका था, इसलिए अच्छी तरह जानता था कि जवान लड़के अपने दोस्तों के लिए जान तक दे देते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ हर इंसान को मौत से डर लगने लगता है। आखिरकार उसने हार मान ली। हमने उसे सच में मौत का डर दिखा दिया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए साफ कहा, अब एमा फ्रॉस्ट से पैसे कमाने का सपना छोड़ दे। आज से वो यही रहेगी। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज के बाद तू उसके आसपास भी दिखाई दिया तो अगली बार मैं सच में तुझे मार डालूंगा। इस बार डेविड फ्रॉस्ट ने कोई बहस नहीं की। वो डर चुका था और चुपचाप वहां से चला गया। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि अब किसी पर निर्भर होकर नहीं जीऊंगा। मैंने भी वही तरीका अपनाया जो डेविड फ्रॉस्ट ने कभी किया था, और अपने आईडी में जन्म तिथि बदलवा ली ताकि कानूनी तौर पर काम कर सकूं। मुझे बाइक्स बहुत पसंद थी और उनके बारे में अच्छी जानकारी भी थी, इसलिए मैंने एक मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप में काम शुरू कर दिया। काम मुझे जल्दी सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पहले से काफी कुछ आता था। मेरी महीने की सैलरी करीब 4000 थी। अगर हम दोनों सादगी से रहते तो उसी में एमा फ्रॉस्ट की पढ़ाई आराम से चल सकती थी। वैसे भी उसकी सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ स्कूल फीस थी। उसके अलावा वो अपने ऊपर लगभग कोई पैसा खर्च ही नहीं करती थी। स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो पूरे साल सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म पहनती थी। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी शूज थे, जिनका रंग भी पूरी तरह उड़ चुका था। नौकरी की पहली सैलरी मिलते ही मैं उसके लिए नए कपड़े और एक नई शूज की पैर खरीद कर लाया। एमा फ्रॉस्ट ने जैसे ही वो कपड़े अपने हाथों में लिए, उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान खिली जैसी किसी छोटे बच्चे को पहली बार उसकी पसंद की चीज मिली हो। मैंने पहली बार उसे इतनी खूबसूरती से मुस्कुराते हुए देखा था। वो मुस्कान किसी अभी अभी खिले हुए फूल की तरह थी, मासूम, शर्मीली और दिल जीत लेने वाली। 8वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो लड़की कभी क्लास में सबसे नीचे रहती थी, वही अब टॉप 50 स्टूडेंट्स में शामिल हो चुकी थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल रही थी। जिस दिन उसका रिजल्ट आया, उस दिन एमा फ्रॉस्ट ने पहली बार मुझे गले लगाया। मैं उस वक्त गराज से लौट कर आया था। पूरे कपड़ों पर ग्रीस और तेल लगा हुआ था, लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे मेरे सीने से लिपट गई। शायद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि किसी की खुशी की वजह बनना कैसा होता है। जब एमा फ्रॉस्ट का 9वीं क्लास वाला बर्थडे आया तो मैं बेकर ही गया और उसके लिए एक छोटा सा पिग शेप केक बनवा कर लाया। कैंडल जलाने के बाद मैं मुस्कुराकर बोला, आज के बाद मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन पेट भरकर खाना खाओ और इस छोटे पिग की तरह गोलमटोल और हमेशा खुश रहो। कमरे की सारी लाइट्स बंद थी, सिर्फ एक छोटी सी कैंडल जल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी में मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। लेकिन मुझे लगा वो फिर से रो रही है। उसने धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। मैंने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके बाल बिखेर दिए। एमा फ्रॉस्ट हमेशा की तरह बहुत समझदार और आज्ञाकारी थी। हर महीने मैं उसे पॉकेट मनी देता था, लेकिन वो उसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा बचा लेती थी। कभी मेरे लिए कपड़े खरीद लाती तो कभी बाइक चलाते वक्त पहनने वाला प्रोटेक्टिव गियर। वो बहुत कम बोलती थी और सबसे ज्यादा अगर कोई बात दोहराती थी तो बस यही, मैं आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती। समय बीतता गया और फिर उसके हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया। उसने शानदार मार्क्स हासिल किए और काउंटी के सबसे अच्छे की हाई स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। लेकिन वहां की ट्यूशन फीस ज्यादा थी और हॉस्टल का खर्च भी अलग से था। उन दिनों मैंने महसूस किया कि एमा फ्रॉस्ट पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी है। कई दिनों तक कुछ सोचने के बाद एक दिन वो मेरे पास आई। उस समय मैं गराज में मोटरसाइकिल के नीचे लेटकर आखिरी बोल्ट कस रहा था। स्क्रूड्राइवर एक तरफ रखकर जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, वो धीरे से मेरे पास बैठ गई। उसके हाथ में एक तौलिया था। वो झुककर मेरे माथे का पसीना पोंछने लगी। उसकी आंखों में हमेशा की तरह सिर्फ मेरी चिंता दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, रायन, मैं कई दिनों से सोच रही हूं, हाई स्कूल कहीं भी पढ़ूं, अगर मैं मेहनत करूंगी तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकती हूं। मुझे उसकी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। इन दिनों गराज में काम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। कई बार तो पूरी रात मोटरसाइकिल ठीक करते करते सुबह हो जाती और उसके बाद ही मैं घर लौट पाता। एमा फ्रॉस्ट को हमेशा लगता था कि मैं उसकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए खुद को इतना थका रहा हूं। उसकी वही पुरानी संवेदनशीलता और असुरक्षा हर देर रात उसे अंदर ही अंदर खाती रहती थी।
हर परेशानी की वजह वो खुद को मान लेती थी। जैसे ही कोई मुश्किल आती, सबसे पहले उसके मन में अपने सपने छोड़ देने का ख्याल आता। शायद यही उन लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है जिन्हें बचपन से कभी प्यार नहीं मिला। उन्हें ये यकीन ही नहीं होता कि वो किसी के लिए कीमती हो सकते हैं, इसलिए वो हमेशा खुद को छोटा करते रहते हैं, अपने सपनों की कुर्बानी देकर दूसरों पर बोझ ना बनने की कोशिश करते हैं। उस रात हल्की रोशनी में बैठी एमा फ्रॉस्ट अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है कि स्कूल और सामान्य स्कूल में कितना फर्क होता है? कि स्कूल से हर साल करीब 200 बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, जबकि साधारण स्कूल से मुश्किल से कुछ ही स्टूडेंट्स निकल पाते हैं। लोग अपने बच्चों का एडमिशन वहां कराने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, और तुम इतनी मेहनत से वहां तक पहुंचकर अब खुद ही हार मानना चाहते हो? मेरी बात सुनकर उसने बस अपने होंठ दबा लिए और चुपचाप सिर झुका लिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम बस बिना किसी चिंता के पढ़ाई करो, मेरी सैलरी बढ़ गई है, पैसों की चिंता तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। जब एमा फ्रॉस्ट 16 साल की हुई तब वो 10वीं क्लास में थी। उसके स्कूल के नियम बहुत सख्त थे। हर 2 हफ्ते में सिर्फ एक बार छुट्टी मिलती थी। उन छुट्टियों वाले दिन मैं हमेशा अपनी मोटरसाइकिल लेकर काउंटी जाता और स्कूल के बाहर उसका इंतजार करता। वहां सैकड़ों लड़कियां होती थी, लेकिन भीड़ में भी मेरी नजर सबसे पहले उसी पर जाती थी। ऐसा इसलिए नहीं कि मेरी नजर बहुत तेज थी, बल्कि इसलिए क्योंकि रंग बिरंगे कपड़ों में सजी बाकी लड़कियों के बीच सिर्फ एमा फ्रॉस्ट ही अपनी पुरानी फीकी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अकेले अपना सूटकेस खींचती हुई चलती थी। मैंने उसके लिए कई बार नए कपड़े खरीदे, लेकिन उसने उन्हें कभी स्कूल में नहीं पहना। वो हमेशा कहती, मैं बाकी स्टूडेंट्स जैसी नहीं हूं, मेरे पास सजने संवरने का समय भी नहीं है और ना ही उसकी जरूरत है। ये यूनिफॉर्म मुझे हर दिन याद दिलाती है कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो कितनी मुश्किल से मिला है, इसलिए मुझे अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाना चाहिए। कई बार समझाने के बाद भी जब उसने अपनी आदत नहीं बदली तो मैंने भी उसे वैसे ही रहने दिया। मैं हमेशा बाइक से उतरकर उसके पास जाता और जैसे ही वो मुझे देखती उसकी आंखें खुशी से चमक उठती। फिर वो बिना एक पल रुके अपना सूटकेस घसीटते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़ती, हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पुकारती, रायन। कभी मुझे लगता था कि अकेले रहना ही मेरी किस्मत है। इतने सालों की तन्हाई के बाद मैंने मान लिया था कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। लेकिन आखिरकार एक दिन कोई मेरी जिंदगी में आया और उसने सब कुछ बदल दिया। भले ही जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब सफर अकेले नहीं था। किसी अपने के साथ चलने का एहसास हर मुश्किल को आसान बना देता है। हाई स्कूल में एडमिशन के बाद एमा फ्रॉस्ट की पढ़ाई लगातार बेहतर होती गई। कुछ ही समय में वो अपनी क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स में पहुंच गई। इसका मतलब था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 साल में उसका किसी शानदार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लगभग तय था। एक वीकेंड उसे लंबी छुट्टी मिली और उसी दिन संयोग से मुझे भी काम से छुट्टी थी। हम दोनों बालकनी में धूप सेंकते हुए बैठे थे कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, रायन, आपने कभी मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आप हमेशा अकेले क्यों रहते हैं? मैं बात टालना चाहता था, लेकिन वो इस बार पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने मेरा हाथ हल्के से दबाया और मुस्कुराकर बोली, ये ठीक नहीं है। आप मेरी पूरी कहानी जानते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। धूप की सुनहरी किरणें कांच से होकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उस पल वो पहले से भी ज्यादा शांत और खूबसूरत लग रही थी। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर इस दुनिया में कोई एक इंसान है जिससे मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता तो वो सिर्फ एमा फ्रॉस्ट है। मैंने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। हम दोनों की जिंदगी अलग जरूर है, लेकिन दर्द शायद एक जैसा है। मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझे जन्म दिया और फिर छोड़ दिया। मैं बचपन से ही ऑर्फन था। जिस छोटे से ऑर्फनेज में मैं बड़ा हुआ, वहां की हालत बहुत खराब थी। पैसे नहीं थे, इसलिए कई बार एक वक्त का खाना मिलता तो दूसरे वक्त भूखे सोना पड़ता। एक ही कपड़ा कई बच्चे बारी बारी से पहनते थे। किसी तरह दिन गुजरते थे। लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि जब मैं सिर्फ 4 साल का था तब एक बुजुर्ग दादी मुझे गोद लेकर अपने घर ले आई। उनके अपने बच्चे एक हादसे में मर चुके थे और उनके पति भी बीमारी से गुजर गए थे। अकेलेपन से डरकर उन्होंने मुझे अपना लिया। दादी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। वो रिटायर्ड टीचर थी और उन्हें हर महीने पेंशन मिलती थी। पहली बार मुझे लगा कि मेरी जिंदगी भी बदल सकती है, लेकिन उनकी सेहत बहुत खराब रहती थी। हर 3 दिन में हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जब मैं 10 साल का हुआ तब तो उनकी हालत और बिगड़ गई। हॉस्पिटल में उनका रहना लगातार बढ़ता गया। कई रातें वो मुझे देखते देखते रोती रहती थी। उन्हें डर था कि अगर उनकी मौत हो गई तो मुझे फिर से उसी ऑर्फनेज में भेज दिया जाएगा।
दादी हमेशा कहती थी कि जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा था तब मैंने अपने से कई गुना बड़ा फटा हुआ टी शर्ट पहन रखा था। उसके आगे पीछे बड़े बड़े छेद थे और नीचे का हिस्सा इतना गंदा था कि पहचानना मुश्किल था। मैं भूख से इतना दुबला हो चुका था कि शरीर पर सिर्फ हड्डियां बची थी, लेकिन मेरी आंखों में फिर भी उम्मीद थी। मैं सिर्फ 4 साल का बच्चा था, फिर भी समझता था कि अगर कोई मुझे वहां से ले गया तो शायद मेरी जिंदगी बच जाएगी। इसलिए मैं उन्हें बस बेबस आंखों से देखता रहा और शायद वही नजर उनके दिल को छू गई। उन्होंने मुझे अपनाने का फैसला कर लिया। उसके बाद दादी सिर्फ मेरे लिए जीती रही। कई बार डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए मौत से लड़ती रही। वो हमेशा कहती थी, मेरे छोटे रायन, मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते। उसके बाद ही चैन से आंखें बंद करूंगी। मैं उनकी हर बात पर यकीन करता था। आखिर वो ही तो मेरी पूरी दुनिया थी। लेकिन शायद उन्हें पहले से एहसास था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही अपनी विल तैयार कर दी थी। काउंटी वाला घर उनके डिपार्टमेंट का था, जो उनकी मौत के बाद वापस चला जाना था। लेकिन शहर वाला छोटा घर और उनकी सारी बचत उन्होंने मेरे नाम कर दी। उन्होंने सालों तक बेहद सादा जीवन बिताकर हजारों रुपए बचाए थे। वो हमेशा कहती थी कि इससे मेरी कॉलेज की फीस निकल जाएगी, लेकिन फिर उन्हें लिविंग एक्सपेंसेस की चिंता होने लगी। किसी से उन्हें पता चला कि अगर नौकरी करते हुए किसी की मौत हो जाए तो सरकार कॉम्पनसेशन देती है। बस फिर क्या था, स्कूल ने जब पुराने टीचर्स को वापस बुलाया तो दादी अपनी बीमारी की परवाह किए बिना व्हीलचेयर पर बैठकर फिर से पढ़ाने चली गई। कई बार सांस लेने के लिए लगी ट्यूब तक निकाल देती थी ताकि बच्चों को पढ़ा सके। वो बहुत जिम्मेदार इंसान थी। कांपते हुए शरीर के साथ रोज 7-8 घंटे तक क्लास लेती रही। उनका शरीर हर दिन जवाब दे रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन अपनी आखिरी क्लास खत्म करने के बाद स्कूल के क्लासरूम के बाहर ही उन्होंने हमेशा के लिए शांति से आखिरी सांस ले ली। दादी के जाने के बाद स्कूल की तरफ से कुछ लोग हमारे घर आए। उनके हाथ में दसियों हजार रुपए का कॉम्पनसेशन था। स्कूल के प्रतिनिधि ने भारी आवाज में कहा, टीचर क्विन ने पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए समर्पित कर दी। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने पहली बार अपने लिए कुछ चाहा, लेकिन उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दादी के मरते ही स्थानीय वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले भी मेरे पास आ गए। मैं अभी नाबालिग था, इसलिए वो मुझे दोबारा ऑर्फनेज भेजना चाहते थे, लेकिन उसी रात मैं वहां से भाग गया। मैं किसी भी हालत में उस जगह वापस नहीं जाना चाहता था। शहर में दादी का छोड़ा हुआ छोटा सा घर था। मैं उम्र से थोड़ा बड़ा दिखता था, इसलिए किसी ने मेरी असली उम्र पर ध्यान नहीं दिया। बस एक चीज छूट गई, मेरी पढ़ाई। मैंने अपनी बची हुई रकम से एक मोटरसाइकिल खरीद ली और हर दिन स्कूल के बाहर चक्कर लगाता रहता। सच कहूं तो पढ़ाई से मुझे आज भी प्यार था, लेकिन ऑर्फनेज में लौटने का डर उससे कहीं बड़ा था। जब दोनों में से सिर्फ एक चीज चुननी थी तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। शायद एमा फ्रॉस्ट से मिलना उसी अधूरे सपने को किसी और के जरिए पूरा करना था। मैं कभी हीरो बनने वाला इंसान नहीं था। मेरी अपनी जिंदगी ही इतनी मुश्किल थी कि दूसरों के लिए कुछ त्याग करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जिंदगी भी अजीब होती है। जिस तरह मेरी सबसे बुरी घड़ी में दादी मेरे लिए उम्मीद की किरण बनकर आई थी, उसी तरह कई साल बाद मैं भी किसी और की जिंदगी में रोशनी बन गया। और वो कोई और नहीं, एमा फ्रॉस्ट थी। मेरी बात खत्म होते ही एमा फ्रॉस्ट अचानक मेरे सीने से आकर लिपट गई। उसने अपना चेहरा मेरे कंधे पर छिपा लिया, हल्के से मेरी शर्ट से अपना गाल रगड़ा और धीरे से बोली, रायन, आपको याद है जब मैं पहली बार आपके पास आई थी तब मैंने कहा था कि अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको अपना सब कुछ दे दूंगी। मैंने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। वो फिर फुसफुसाई, बस मेरा इंतजार करना, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने दो, उसके बाद मैं आपके साथ इस शहर से चली जाऊंगी। ग्रेजुएशन के बाद मैं आपसे शादी करूंगी। खिड़की के बाहर चिड़ियों की चहचहाट पूरे माहौल को जिंदा बना रही थी। मैंने अनजाने में बाहर देखा तो ऐसा लगा जैसे दूर कहीं दादी मुस्कुराते हुए मुझे हाथ हिला रही हूं, और फिर धीरे धीरे मेरी नजरों से ओझल हो गई। उस दिन के बाद मेरे और एमा फ्रॉस्ट के रिश्ते में एक अनकहा बदलाव आ गया। अब वो जब भी स्कूल से घर लौटती सबसे पहले दौड़कर मुझे गले लगा लेती। घर आते ही मुझे हग करना उसकी आदत बन चुकी थी। जैसे जैसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम करीब आता गया वो बार बार मुझे यही कहती, बस थोड़ा और इंतजार, फिर हम दोनों हमेशा के लिए इस शहर से चले जाएंगे। हमारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। मैं हर बार उसके सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा देता और उसे बताता कि इन सालों में मैंने भी थोड़ा थोड़ा पैसा बचा लिया है। नए शहर जाकर मैं अपनी खुद की मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप खोलूंगा और हम दोनों मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे।
मैंने तो नया घर देखने तक की तैयारी कर ली थी। दादी अब इस दुनिया में नहीं थी, मैं भी बालिग हो चुका था। अब मुझे इस शहर से बंधे रहने की कोई मजबूरी नहीं थी। पहली बार मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद कर सकता हूं। लेकिन जब सब कुछ ठीक होता हुआ लग रहा था, तभी डेविड फ्रॉस्ट एक बार फिर हमारी जिंदगी में लौट आया। इस बार वो पहले से भी ज्यादा बर्बाद हो चुका था। उसने जुए में अपनी सारी दौलत गंवा दी थी। पैसे खत्म होने के बाद उसने अपनी बीवी तक को बेच दिया। फिर भी उसका कर्ज नहीं उतरा। तब उसे फिर से एमा फ्रॉस्ट याद आई। वो सीधे उसके स्कूल पहुंच गया और पूरे कैंपस में हंगामा मचा दिया। उसने सबके सामने एमा फ्रॉस्ट के बाल पकड़ लिए और उसका सिर बार बार जमीन पर पटकते हुए गालियां देने लगा। वो चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि उसकी बेटी एहसान फरामोश है। उसने बहुत पहले ही फैक्ट्री ओनर के बेवकूफ बेटे से शादी कर ली थी। ब्राइड प्राइस लेकर भाग गई और अब किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही है। हाई स्कूल के इन सालों में एमा फ्रॉस्ट बहुत बदल चुकी थी। नया माहौल, नए दोस्त और नई जिंदगी ने उसे पहली बार सामान्य इंसानों जैसा जीना सिखाया था। वो क्लास की टॉप स्टूडेंट थी और लगभग हर कोई उससे अच्छे से पेश आता था। लेकिन वो अपनापन सिर्फ ऊपर ऊपर का था। जैसे ही सच्चाई का एक टुकड़ा सामने आया, लोगों का असली चेहरा भी सामने आ गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने डेविड फ्रॉस्ट को कैंपस से बाहर घसीटकर निकाल दिया, लेकिन पीछे छूट गई एमा फ्रॉस्ट। वो डर के मारे जमीन पर बैठी रह गई और चारों तरफ खड़े स्टूडेंट्स उसे उंगली दिखाकर फुसफुसाने लगे। जो लड़के कल तक उससे अच्छे से बात करते थे, वही आज ताने मारने लगे। कोई पूछ रहा था, क्या तुम सच में उस बेवकूफ आदमी के साथ सो चुकी हो? दूसरा हंसते हुए बोला, जो आदमी तुम्हें रोज लेने आता है, क्या वो तुम्हारा शुगर डैडी है, या तुमने उस बेवकूफ को धोखा देकर उसके साथ रिश्ता बना लिया? कुछ लड़कियां, जिनसे उसकी मुश्किल से जान पहचान थी, आगे बढ़कर कहने लगी कि उन्हें पहले से ही रायन और एमा फ्रॉस्ट का रिश्ता अजीब लगता था। हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हैं। जरूर ये किसी अमीर आदमी की रखेल है। शायद रायन उसे पाल रहा है, या फिर दोनों मिलकर उस बेवकूफ फैक्ट्री ओनर के बेटे के पैसे ठग रहे हैं। एमा फ्रॉस्ट के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वो कभी बोलने में अच्छी नहीं रही। सालों तक झेली हुई डोमेस्टिक वायलेंस ने उसकी आत्मा और आत्मसम्मान बहुत पहले ही तोड़ दिए थे। पिछले कुछ सालों में उसने बड़ी मुश्किल से जो थोड़ा सा आत्मविश्वास वापस पाया था, डेविड फ्रॉस्ट के एक बार फिर सामने आने से वो भी पल भर में बिखर गया। उधर सिक्योरिटी उसे कैंपस से बाहर खींच रही थी, लेकिन वो पागल आदमी जाते जाते भी लगातार गालियां देता रहा। वो चिल्ला रहा था कि एमा फ्रॉस्ट की मां हेयर सैलून में काम करने वाली औरत थी, उसके पास कोई भी जा सकता था। शायद एमा फ्रॉस्ट उसकी बेटी है ही नहीं, उसने पूरी जिंदगी किसी और की औलाद पाल ली। वो खुद को बदकिस्मत कहकर कोस रहा था। एमा फ्रॉस्ट को अपशकुनी बता रहा था, उसे मर जाने की बद्दुआ दे रहा था और कह रहा था कि उसी ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दिन दहाड़े इतने गंदे और जहरीले शब्द वो बिना किसी शर्म के बोलता जा रहा था। आखिर में उसने एमा फ्रॉस्ट को घूरकर चीखते हुए कहा, इतनी पढ़ाई करके भी क्या हासिल कर लिया? तू हमेशा से निकम्मी थी और हमेशा निकम्मी ही रहेगी। 2 हफ्ते बाद जब मैं हमेशा की तरह एमा फ्रॉस्ट को लेने उसके स्कूल पहुंचा, तो जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल गेट के बाहर रुकी, मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर मामला क्या है। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एमा फ्रॉस्ट को ढूंढने पर था। कुछ ही देर बाद वो दिखाई दी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा दुबली लग रही थी। उसने हाफ स्लीव शर्ट पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी थे, इसलिए सामान लेकर निकलना बिल्कुल सामान्य बात थी। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसके हाथ से सूटकेस लेने लगा। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान फैल गई। लेकिन उस मुस्कान में सिर्फ खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कैदी को आखिरकार आजादी मिलने वाली हो। मैंने हल्के से पूछा, सब ठीक है ना? उसने चारों तरफ खड़े लोगों की तरफ एक नजर डाली, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोली, हाँ, सब ठीक है। इसके बाद वो बिना कुछ कहे मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। अपनी दोनों बाहों से मुझे कसकर पकड़ लिया और अपना पूरा चेहरा मेरी पीठ से लगा दिया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, रायन, अब हम बहुत जल्द यहां से चले जाएंगे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, बस 2 हफ्ते और। एग्जाम खत्म होते ही 2 महीने की छुट्टियां होंगी, फिर हम हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ देंगे। रास्ते में उसने अचानक कहा कि उसे हॉट पॉट खाना है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो हमेशा तीखा खाना खाने से डरती थी। लेकिन उस दिन उसने सबसे ज्यादा स्पाइसी ब्रॉथ ऑर्डर किया। वो इतनी मिर्च खा रही थी कि कुछ ही देर में उसके होंठ लाल होकर सूज गए। मैं बार बार उसके गिलास में पानी भरता रहा। पानी पीते हुए वो मुस्कुराकर बोली, तीखा खाना दर्द देता है, लेकिन पता है,
इसकी भी आदत लग जाती है। शायद खुद को तकलीफ देना भी एक नशे जैसा होता है। पहले मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में पहले से ही इतना दर्द है कि मुझे और दर्द की जरूरत नहीं, इसलिए मैं कभी स्पाइसी फूड नहीं खाती थी। लेकिन आज समझ आया कि इंसान खुद को तकलीफ देने का भी आदी हो सकता है। उसकी ये बात मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने बस यही सोचा कि शायद इतनी किताबें पढ़ने की वजह से वो कभी कभी बहुत गहरी बातें करने लगी है। इसलिए मैं हंसते हुए बोला, अगर तुम्हें पसंद आया है तो फिर हम दोबारा भी यहां आएंगे। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी। ना हाँ कहा, ना ना। उस रात जब हम घर लौटे तो नहाने के बाद एमा फ्रॉस्ट सीधे आकर मेरे बेड पर लेट गई। वो हमेशा मुझ पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन अब मैं 20 साल का हो चुका था। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी, उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर भी उससे थोड़ा फासला बनाकर लेट गया। तभी उसने अचानक सपाट आवाज में पूछा, रायन, क्या आपको मैं गंदी लगती हूं? उसका सवाल सुनकर मैं चौंक गया। मैंने बिना देर किए उसके करीब जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम मेरे दिल की सबसे अच्छी लड़की हो। हम पूरी जिंदगी साथ रहने वाले हैं। लेकिन उसने मेरी तरफ देखे बिना धीरे से कहा, मैं अच्छी लड़की नहीं हूं। मेरी माँ हेयर सैलून में काम करती थी, मेरा पिता जुआरी है। ऐसे लोगों की बेटी भला अच्छी कैसे हो सकती है? मुझे लगा शायद वो इस शहर को छोड़ने को लेकर घबरा रही है, इसलिए मैंने उसे और कसकर अपने सीने से लगा लिया और प्यार से कहा, यह सब तुम्हारी गलती नहीं है। जो कुछ हुआ वो अतीत है। बस 2 हफ्ते और, उसके बाद हम यहां से चले जाएंगे। नई जगह पर नई जिंदगी शुरू करेंगे। वहां कोई तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता होगा। हमारा भविष्य बहुत खुशहाल होगा। मेरी बात सुनकर एमा फ्रॉस्ट ने मुझे पहले से भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। मैंने भी उसे प्यार से गले लगाया, लेकिन मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि अंधेरे में उसकी आंखों की सारी चमक पहले ही खत्म हो चुकी थी। अगर उस रात मैंने सिर्फ एक बार भी उसके चेहरे की तरफ देखा होता तो शायद समझ जाता कि उसकी आंखों से जीने की उम्मीद कब की जा चुकी थी। रविवार की दोपहर जब उसे वापस स्कूल छोड़ने का समय आया तो वो फिर पहले जैसी शांत दिखाई दी। इस बार उसने पहली बार वही चेकर्ड हाफ स्लीव शर्ट पहनी थी जो मैंने काफी समय पहले उसके लिए खरीदी थी। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। रफ बढ़ाते हुए कहा, रायन, आपने मुझे जितने पॉकेट मनी दिए थे उनमें से काफी पैसे बच गए हैं। अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। मील कार्ड में भी खाना खाने लायक काफी बैलेंस है। ये पैसे आप रख लीजिए, बाद में मेरी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस में काम आएंगे। मैंने बिना कुछ सोचे वो कार्ड ले लिया और हमेशा की तरह उसे स्कूल छोड़ने निकल पड़ा। पूरे रास्ते वो लगातार मुझे कसकर पकड़े रही और अपना चेहरा मेरी पीठ से लगाए रही। मौसम बहुत गर्म था, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी पीठ जैसे थोड़ी गीली हो गई है। मैंने सोचा शायद गर्मी की वजह से पसीना होगा। करीब आधे घंटे बाद हम स्कूल पहुंचे। चारों तरफ स्टूडेंट्स अपना सामान लेकर हॉस्टल लौट रहे थे। साथ स्नैक्स बांटने की जल्दी रहती थी, लेकिन आज वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं थी। वो बार बार मेरी तरफ मुड़कर देखती, फिर अचानक दौड़कर मुझे गले लगा लेती। बार बार बस यही कहती, मैं यहां से जल्दी निकलना चाहती हूं, बहुत जल्दी। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा सा इंतजार। तभी उसने मासूम बच्चे की तरह मेरी तरफ देखा और धीरे से पूछा, रायन, क्या आप मुझे किस करेंगे? मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। आसपास हर कोई अपने काम में व्यस्त था, किसी का भी ध्यान हमारी तरफ नहीं था। उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर मैं हल्का सा शर्मा गया। फिर झुककर मैंने बहुत प्यार से उसके माथे पर एक किस कर दिया। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये पहली बार है जब आपने मुझे किस किया है। मैं हंस पड़ा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली, अभी तो हमारी पूरी जिंदगी बाकी है, ऐसे अनगिनत मौके आएंगे। वो धीरे धीरे चलते हुए बस एक ही बात दोहराती रही, अनगिनत बार। मैं वही खड़ा उसकी दूर जाती हुई परछाई को देखता रहा और मन ही मन मुस्कुराकर सोचता रहा, पगली, हमारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे अनगिनत पल अभी आने बाकी है। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत गए। हमने शहर वाला घर भी एक अच्छे बायर को बेच दिया था। कीमत भी ठीक ठाक मिल गई। फर्नीचर और बाकी सामान साथ ले जाना मुश्किल था, इसलिए सब कुछ उसी बायर को छोड़ दिया। आखिरकार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया। किस्मत से एमा फ्रॉस्ट का एग्जाम सेंटर उसी के स्कूल में था, ताकि स्टूडेंट्स पर ज्यादा दबाव ना पड़े। हर सुबह मैं उसे मोटरसाइकिल से छोड़ने जाता और दोपहर में वापस लेने आता। पहले 2 दिन उसके सभी पेपर्स बहुत अच्छे गए। वो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई देती थी। तीसरे दिन सिर्फ सुबह का आखिरी एग्जाम था। मैंने तय किया था कि ठीक 10 बजे उसे लेने पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसी सुबह गैराज में अचानक एक इमरजेंसी आ गई।
एक कस्टमर की मोटरसाइकिल का इंजन पूरी तरह खराब हो गया था और उसे तुरंत ठीक करना जरूरी था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने एमा फ्रॉस्ट को तुरंत एक मैसेज भेजा, थोड़ी देर हो जाएगी, यहां एक छोटी सी इमरजेंसी आ गई है, मेरा इंतजार करना, मैं जितनी जल्दी हो सके पहुंचता हूं। फिर मैं पूरी ताकत से बाइक ठीक करने में लग गया। जल्दी खत्म करने की जल्दबाजी में मैं सामान्य दिनों से कहीं तेज काम कर रहा था। कुछ ही मिनटों में मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। घड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी और मेरा दिल भी उतनी ही तेज धड़क रहा था। लगभग दोपहर हो चुकी थी, लेकिन बाइक पूरी तरह तैयार होने में अभी भी करीब आधा घंटा बाकी था। मैं अंदर ही अंदर बेचैन होता जा रहा था, मगर मेरे हाथ बंधे हुए थे। आखिरकार दोपहर 12:40 पर मोटरसाइकिल पूरी तरह ठीक हो गई। मैंने कपड़े बदलने तक का समय नहीं लिया। उसी हालत में बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से स्कूल की तरफ निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तब दोपहर के 1 बज चुके थे। मुझे लगा था कि एग्जाम खत्म हो चुका होगा और गेट लगभग खाली होगा, लेकिन वहां का नजारा देखकर मैं सन्न रह गया। स्कूल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। कुछ लोग अंदर भाग रहे थे तो कुछ चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, देर हो गई तो कुछ भी नहीं देख पाओगे। मेरा दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। मैंने बाइक वहीं खड़ी की और घबराकर चारों तरफ एमा फ्रॉस्ट को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। तभी मेरी जेब में रखा फोन जोर से बज उठा। मैंने जल्दी से उसे निकाला। वो एमा फ्रॉस्ट का आखिरी मैसेज था। उसमें लिखा था, रायन, मैंने बहुत कोशिश की, सच में बहुत कोशिश की कि मैं आपके साथ यहां से निकल जाऊं। मुझे लगा था कि आखिरकार मैं इस नरक से आजाद हो जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं कुछ सालों तक भाग सकती हूं, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। जब तक मेरी रगों में उसका खून बह रहा है, वो मुझे कभी आजाद नहीं होने देगा। मैंने सब कुछ सोच लिया था। मैंने दक्षिण के उस शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की योजना बना ली थी, जहां पूरे साल बसंत रहता है। हम वही बसते, नई जिंदगी शुरू करते। मैंने सब सोच लिया था, लेकिन आखिर लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? रायन, आप यहां से चले जाइए, नई जगह जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए। अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मैं बहुत गंदी हूं। मैं आपको अपने साथ नीचे नहीं गिराना चाहती। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं बिल्कुल साफ होकर आपसे मिलूंगी। मेरे चारों तरफ लोग शोर मचा रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी कांच के बंद डिब्बे में कैद हो गया हूं। बाहर की कोई आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। अगले ही पल मैं पागलों की तरह भीड़ को धक्का देता हुआ स्कूल के अंदर भागा। लेक्चर हॉल के सामने सैकड़ों लोग जमा थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने भीड़ के बीच से देखा और मेरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। 8 मंजिला लेक्चर हॉल की छत पर एमा फ्रॉस्ट अकेली खड़ी थी। उसने वही चेकर्ड हाफ स्लीव शर्ट पहन रखी थी जो मैंने उसे दी थी। वो लगातार आसमान की तरफ देख रही थी। मैं इतनी दूर था कि उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह याद थी। एमा फ्रॉस्ट को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। वो कभी किसी ऊंची जगह पर खड़ी भी नहीं हो पाती थी, लेकिन उस दिन वो बिना एक पल रुके आगे बढ़ गई और अगले ही पल उसने छलांग लगा दी। उसका छोटा सा दुबला पतला शरीर हवा को चीरता हुआ नीचे गिरने लगा। मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, उसे बहुत दर्द होगा। भीड़ में खड़े लोग चीखते हुए पीछे हटने लगे। कोई नहीं चाहता था कि उसका शरीर उन पर गिरे, लेकिन मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ भागा। हमने तो वादा किया था कि पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। वो मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी? अगले ही पल एमा फ्रॉस्ट का शरीर जोर से आकर मुझसे टकराया। हम दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई। ना लोगों का शोर सुनाई दे रहा था, ना हवा की आवाज, सब कुछ शांत था। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, पगली, अब दर्द होता है तो चीखती क्यों नहीं? एमा फ्रॉस्ट के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि जब भी दर्द में चीखी हूं, बदले में और ज्यादा मार ही मिली है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और टूटती हुई आवाज में कहा, पगली, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज के बाद अगर कहीं दर्द हो तो बस मुझे बता देना। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। इतना कहने के कुछ ही पल बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। मेरी बाहों में लेटी वो लड़की जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द सहा था, आखिरकार उस दर्द से हमेशा के लिए आजाद हो गई। यही इस कहानी का मेन स्टोरी खत्म होती है। अब आगे की कहानी एमा फ्रॉस्ट की नजरों से दिखाई जाएगी। मेरी पहली मुलाकात रायन से तब हुई थी जब उसने एक लड़की को किसी कमजोर बच्चे को तंग करते हुए देखा और बिना कुछ सोचे उसे भगा दिया।
पहली नजर में वो भी किसी अच्छे लड़के जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। उसके चेहरे पर हमेशा सख्ती रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार उसे देखकर ही मेरे दिल ने कहा था कि वो बुरा इंसान नहीं है। और समय ने साबित भी कर दिया कि मेरा यकीन सही था। रायन के साथ बिताए वो 5 साल मेरी पूरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। वो प्यार जताने में बहुत अनाड़ी था, लेकिन मुझे खुश रखने के लिए हर दिन अपनी पूरी कोशिश करता था। वो हमेशा बहुत संभल कर मेरी नाजुक और डरी हुई भावनाओं का ख्याल रखता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे खुद भी किसी के सहारे की जरूरत थी। फिर भी उसने पहले मेरी जिंदगी में रोशनी बनना चुना। उसने अपने दर्द छुपाकर मेरे अंधेरे को रोशन किया। मैं अक्सर हमारी आने वाली जिंदगी के सपने देखा करती थी। सोचती थी कि कुछ साल बाद हम किसी अनजान शहर में जाएंगे, वहां नई शुरुआत करेंगे, शादी करेंगे, फिर हमारे घर एक प्यारा सा बच्चा आएगा। मुझे पूरा यकीन था कि रायन हमारे बच्चे से दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार करेगा। वो एक बहुत अच्छा पिता बनेगा और मुझे वह हमारे बच्चे को वो गर्माहट देगा जो मुझे बचपन में कभी नहीं मिली। यही सपना मैं उस नरक जैसे घर से भागने के बाद पूरे 5 साल तक हर रात देखती रही। लेकिन हर सपना एक दिन खत्म होता है और अब मेरी आंखें खोलने का समय आ चुका था। डेविड फ्रॉस्ट फिर से मेरी जिंदगी में लौट आया। मैंने उसकी वापसी की कल्पना न जाने कितनी बार की थी। हमेशा सोचती थी कि अगर वो कई साल बाद सामने आएगा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मजबूत हो जाऊंगी और अपने फैसले खुद लेने लायक बन जाऊंगी, तब शायद मैं उसका सामना कर पाऊंगी। लेकिन वो बहुत जल्दी आ गया। उस वक्त जब मेरे पास ना ताकत थी, ना कोई रास्ता। उसके हर अपमानजनक शब्द ने सुई की तरह मेरे दिल को छलनी कर दिया। मैं अभी इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि उसका एक वार भी सह पाती। फिर मैंने सोचना शुरू किया, अगर मैं रायन के साथ चली भी गई तो एक दिन यही गालियां उसी पर बरसेंगी, हमारे होने वाले बच्चे पर बरसेंगी। और ये सोचकर ही मेरे अंदर जीने की आखिरी इच्छा भी खत्म हो गई। उस दिन डेविड फ्रॉस्ट ने मुझे सबके सामने बेरमी से पीटा। मेरा सिर बार बार जमीन से टकरा रहा था। हर चोट के साथ मैं बस यही चाह रही थी कि इस बार वो मुझे मार ही डाले। मैं सचमुच जीते जी थक चुकी थी। लेकिन हर बार की तरह उसने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं अभी भी उसके लिए पैसों की मशीन थी। उसने पहले ही फैक्ट्री ऑनर से ब्राइट प्राइस ले रखा था और बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब मुझे उसके बेवकूफ बेटे के हवाले कर देगा। वो लगातार जहर उगलता जा रहा था। एमा फ्रॉस्ट, जब तक तू जिंदा है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में भाग जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तेरी शादी उसी बेवकूफ से होगी। मैं कर्ज में डूबा हूँ। अगर पैसे नहीं चुकाए तो मुझे मार दिया जाएगा। अगर मैं चैन से नहीं जी सकता तो पहले उस सुंदर लड़के को मारूंगा जो तुझे लेने आता है। वैसे भी मरना ही है तो कुछ लोगों को साथ लेकर मरूंगा। सुना है तेरी पढ़ाई के लिए वो लड़का सुबह से रात तक मेहनत करता है। बता, क्या तू उसे अपने से पहले मरते हुए देख पाएगी? तू और तेरी माँ दोनों मनहूस हो, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए पैदा हुई हो। अगर तुझसे ये सब नहीं देखा जाता तो खुद मर जा। दूसरों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? हॉस्टल में रहने के बाद से रायन मुझे हर महीने 1000 रुपए पॉकेट मनी देता था, लेकिन खुद अपनी हर जरूरत आधी कर देता था। वो हर रुपया बचाकर हमारे आने वाले भविष्य के लिए जोड़ रहा था। मैं भी अपनी तरफ से जितना हो सकता था बचाती रही, ताकि नए शहर में जाकर हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि उस भविष्य की जरूरत ही नहीं बचेगी। इसलिए मैंने अपनी बचाई हुई सारी रकम कार्ड में जमा कर दी। कुल मिलाकर 20,000 से थोड़ा ज्यादा था। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन रायन पर मेरा जो कर्ज था उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। इस जन्म में मैं उसका एहसान कभी नहीं चुका सकती थी। शायद अगले जन्म में चुका पाऊं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने वाले दिन डेविड फ्रॉस्ट उस फैक्ट्री ओनर के बेवकूफ बेटे को लेकर स्कूल पहुंच गया। वो लड़का गंदे कपड़ों में था, उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी और वो मुझे उंगली दिखाकर बार बार बीवी कहकर हंस रहा था। मेरे सारे क्लासमेट्स सामने खड़े थे। डेविड फ्रॉस्ट ने उसे मेरी तरफ धक्का देते हुए कहा, जा, अपनी बीवी को घर ले जा। इस बार फिर भागने मत देना। इतनी सुंदर बीवी तुझे दोबारा कहाँ मिलेगी? वो बेवकूफ भले ही अक्ल से कमजोर था, लेकिन बात समझता था। वो भागकर मेरे पास आया और मुझे इतनी जोर से पकड़ लिया कि मेरी हड्डियां तक दर्द करने लगी। फिर उसने अपने होंठ मेरे चेहरे पर रखने की कोशिश की। मेरे आसपास खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। वो बेवकूफ भी उन्हीं के साथ हंस रहा था। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिल हमेशा के लिए मर चुका है। जैसे ही डेविड फ्रॉस्ट का ध्यान एक पल के लिए हटा, मैंने पूरी ताकत से उस बेवकूफ को धक्का दिया और दौड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस गई।
इमरजेंसी एग्जिट से भागते हुए मैं सीधा छत पर पहुंच गई। ऊपर आसमान में तेज धूप चमक रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली। ना जाने कितने सालों बाद पहली बार मुझे अपने शरीर और मन दोनों में अजीब सी शांति महसूस हुई। मैंने अपनी दोनों बाहें फैला दी, जैसे सूरज को आखिरी बार गले लगाना चाहती हूँ। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने छत से छलांग लगा दी। नीचे भीड़ के बीच रायन दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके कपड़ों पर अभी भी गराज का तेल और ग्रीस लगा हुआ था, लेकिन मेरी आंखों में वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान था। बाकी सभी लोग डरकर पीछे हट गए। सिर्फ वो एक इंसान था जो पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ा। मैंने छत से छलांग लगाई, लेकिन जमीन पर नहीं, उस इंसान की बाहों में, जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगी, लेकिन आखिर में सबसे बड़ा त्याग उसी ने किया। रायन सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था। उसने मेरी उस बात पर सचमुच यकीन कर लिया था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। जब उसने मुझे जाते देखा तो खुद भी मुझे छोड़ने के बजाय मेरे साथ आने के लिए दौड़ पड़ा। बाहर से वो कितना भी बदमाश दिखता हो, लेकिन उसके जैसा दयालु दिल शायद इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था। मेरी आखिरी सांसें टूट रही थीं। मैंने मन ही मन उससे कहा, रायन, इस जन्म में हमने बहुत दर्द सह लिया, अगले जन्म में हम जरूर खुश रहेंगे। रायन ने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। मेरे मुंह से लगातार ताज़ा खून निकल रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ पहले की तरह ही नरम थी। उसने मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, ठीक है, आज से हमारा खून और हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए एक हो गया। अब कोई हमें कभी अलग नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं।